हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ क्यूसीएल को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, कोई भी सोर्स यूज़ कर रहे हों, तो प्लीज़ आप क्यूसीएल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बुशरा मैडम कुछ दिनों से छुट्टी पर गई हुई हैं, तो उन्होंने हमें ये दायित्व दिया है कि हम आप लोगों को पढ़ाएं। इससे पहले आपने विंडो डिफेंडर और विंडो इंस्टॉलर के ऊपर आपने पढ़ा है। तो फ्रेंड्स, आज से आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज और कल मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज का टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा तुगलक वंश। दोस्तों, इससे पहले आपने स्लेव डायनेस्टी पढ़ा, फिर उसके बाद खिलजी डायनेस्टी पढ़ा। अब मैं आपको तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ाऊंगा। तो तुगलक डायनेस्टी के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि जो तुगलक डायनेस्टी है ये 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक इसने शासन किया। लगभग 94 वर्ष इसने शासन किया। दोस्तों, इससे पहले आप कोई भी टॉपिक उठा के देख लें, चाहे आप स्लीव डायनेस्टी ले लें या फिर खिलजी डायनेस्टी ले लें या सैयद डायनेस्टी ले लें या लोधी वंश ले लें, किसी ने भी इतना टाइम नहीं काटा जितना कि इसका शासन चला, जितना लंबा इसका शासन चला। कईयों का 84 वर्ष, कईयों का 75 वर्ष, किसी का 34 वर्ष, किसी का 25 वर्ष, तो ऐसे करके जो है वो चला था। ठीक है सर। तो किसी का भी इतना लंबा शासन नहीं चला। तो जो तुगलक वंश का शासन है वो चला 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक। अब बात करें तुगलक वंश की, जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ, उसकी स्थापना हुई, उसके बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, खुसरो शाह की हत्या के बाद तुगलक वंश का संस्थापक बना गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में अगर मैं बात करूं तो गयासुद्दीन तुगलक का शासन चला 1320 से लेके 1325 ईस्वी तक। तो ये इसका शासन चला था 1320 से लेके 1325 तक। और इसके बारे में अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक तुगलकनामा में लिखा है कि जो गयासुद्दीन तुगलक है वो उसके व्यक्तिगत नाम पे तुगलक वंश की स्थापना हुई। ऐसा किसने कहा? अमीर खुसरो की पुस्तक तुगलकनामा में। इसके अलावा इब्न बतूता, जो कि मोरक्को का यात्री था, उसने अपनी पुस्तक इलाहिरा में लिखा है कि जो गयासुद्दीन तुगलक है, उसका जो जन्म है वो एक कोरोना जाति से हुआ है, जो कि तुर्क और सिंध के मध्य से शुरुआत होती है जिसकी। तो वहाँ से जो है इसकी जो है शुरुआत हुई है। और कोरोना जाति का मतलब है मिश्रित जाति, जिसमें कि उनके पिता जो थे वो मुसलमान थे और उनकी माता जो थी वो हिंदू जाट थी। जाट का नाम आपने सुना होगा। जाट आरक्षण चला था 2012-13 में, बहुत ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार हुआ था। वो अपने आरक्षण के मांग को लेके काफ़ी देर तक जो है वो धरना वगैरह किया था उन्होंने। तो उनकी माता जो थी वो जाट समुदाय से थी। और इसके अलावा गयासुद्दीन तुगलक के
दो पुत्र हुए थे। उनके पहले पुत्र का नाम था जूना खां, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जो प्रसिद्ध हुआ था, वो इसका उत्तराधिकारी भी रहा। तो उसके बारे में मैं आपसे आगे बात करूँगा। तो ये बात थी। इसके बड़े पुत्र का नाम गुलू खां था और छोटे पुत्र का नाम था आइबा खान। तो इसने अपने दोनों पुत्र को उपाधियां दी थी। इसके बड़े पुत्र का नाम था जूना खान और छोटे पुत्र का नाम था आइबा खान। तो जूना खान को जो है इसने गुलू खान की उपाधि दी थी और छोटे को आइबा खान की उपाधि प्रदान की थी। तो फ्रेंड्स, जब ये सत्ता इन्होंने संभाली गयासुद्दीन तुगलक ने, तो इनके सामने कई सारी चुनौतियां थीं, जैसे कि सत्ता का एकीकरण और इनके राजस्व का घाटा हुआ था और सुल्तान की गरिमा। ऐसे बहुत सारे इनके कारण थे जिनकी वजह से इनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। फ्रेंड्स, मुबारक खिलजी और खिजरो खां के समय में बहुत सारा धन बर्बाद हो गया था। तो फ्रेंड्स, इन्होंने क्या किया कि राजस्व को पूरा करने के लिए इन्होंने एक कृषि की नीति अपनाई और कृषि के दौरान इन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो फसलें होती हैं, जो फसलें उगाई जा रही थी वहाँ पे, उनका 1/3 से लेके 1/5 तक जो उत्पादन होता था उस पे उन्होंने जो है कर लगाया। उसके अलावा इन्होंने एक नरम नीति अपनाई कि भाई ज़्यादा कर लगाने से जो है राजकोषीय घाटा जो है वो पूरा नहीं होने वाला। तो उन्होंने 1/10 तथा 1/11 से ज़्यादा कर नहीं लगाया। तथा इन्होंने ये भी कहा कि अगर जो लोग हैं इनके पास ज़्यादा जो धन हो जाएगा तो हमारे लिए दिक्कत पैदा हो सकती है, तो इनके लिए जो है सीमित सा धन होना चाहिए। तो ये था इनका पूरा जो है इन्होंने अपनाया था। और इसके अलावा एक चीज़ और सुन ले फ्रेंड्स, कि इन्होंने जो कर लिए थे, जो जिन लोगों को कर दिया गया था मुबारक खिलजी और ये खुसरो शाह के टाइम में, तो उनसे इन्होंने धन जो है वापस लिया। तो उसके बाद इन्होंने कई लोगों से जो है वो धन वापस ले लिया और निज़ामुद्दीन औलिया को इन्होंने जो है वो धन दिया था 5 लाख टका। कितना दिया था? 5 लाख टका इन्होंने धन दिया था। तो वो धन जब इन्होंने वापस मांगा तो निज़ामुद्दीन औलिया ने उनसे कहा कि भाई मेरे पास वो धन नहीं है क्योंकि मैंने गरीबों में बांट दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो गयासुद्दीन तुगलक और निज़ामुद्दीन औलिया से उनके जो है संबंध ख़राब हो गए। तो ये बात है। और उसके अलावा इन्होंने ये सैनिकों के लिए भी इन्होंने बहुत काम किए। जैसे कि ये जलालुद्दीन के टाइम में अंगरक्षक के जो तौर पे वो भर्ती हुए थे। तो सैनिकों के लिए भी इन्होंने बहुत काम किए। सैनिकों को ये अपने माता पिता से भी अधिक स्नेह करते थे। तो मुख्ता और बली नामक जो व्यक्ति होते थे वो सैनिकों को वेतन देते थे, उनको वेतन देने के लिए रखा गया था। लेकिन वो लोग भी क्या करते थे कि जो वेतन सैनिकों को दिया जाता था उसमें वो लोग कमीशन खा लिया करते थे। अब फ्रेंड्स, आप तो जानते ही हैं कि सिस्टम कितना करप्ट है। तो उस टाइम भी कुछ ऐसा ही था जैसा आज के टाइम में होता है कि मान लीजिए आपको किसी काम के लिए पैसे दिए जाते हैं
जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैंने कोई संस्था खोली है या कुछ भी है, कोई सोर्स है मेरे पास, मैं कह रहा हूँ कि उसके लिए मैं डोनेशन ले लूँ। डोनेशन के तौर पे मैं जो है पैसे जमा कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होता है कि हम लोग जो है हम लोग क्या मतलब कोई भी है, अगर वो किसी अच्छे काम में पैसा लगा भी रहा है ना, तो वो बीच में से खाता भी है। तो यही चीज़ है। तो उनको जब वेतन देने के लिए कहा गया तो वो उसमें से कमीशन खा लेते थे। तो जब गयासुद्दीन तुगलक को इस बात का पता चला तो उन्होंने जो है वेतन का रजिस्टर बना दिया कि भाई जो वेतन आप इसको देंगे तो रजिस्टर पे साफ साफ लिखा जाएगा कि भाई आपने इनको इतना वेतन दिया है। इसके अलावा उन्होंने नहरें वगैरह भी बनवाई, गयासुद्दीन तुगलक ने नहरें वगैरह भी बनवाई। और गरीब कन्याओं के लिए उन्होंने गरीब कन्याओं के लिए भी धन की योजना चलाई, ताकि जो गरीब कन्याएं हैं उनकी कन्यादान हो सके, उनकी शादियां हो सके। तो इसलिए भी उन्होंने धन दिया, मतलब काफ़ी दानवीर भी था वो। तो ये बात है। उसके अलावा फिर उसके बाद उसकी विजय का आरंभ हुआ, मतलब चढ़ाई का टाइम शुरू हो गया। तो सबसे पहले उसने 1321 में अपने बड़े पुत्र जूना खान को 1321 में तेलंगाना पर चढ़ाई करने के लिए कहा, तेलंगाना पर जाकर शासन करने के लिए कहा। तो फिर उस दौरान हुआ क्या कि जब ये तेलंगाना पर शासन करने के लिए गए तो वहाँ पे हुआ क्या कि किसी ज्योतिषी ने अफवाह उड़ा दी कि भाई सुल्तान की मृत्यु हो चुकी है। तो भाई जब इतनी बात पता चली तो अफरा तफरी फैल गई। फिर वो लोग जो हैं वापस चले गए, उन्होंने आक्रमण नहीं किया तेलंगाना पर। वारंगल को हालांकि घेरा था उन्होंने काफ़ी दिनों तक। तो जब सुल्तान को इस बात का पता चला कि भाई ऐसी बात हुई है कि मेरे मारे जाने की खबर दी गई है, मतलब गुमराह किया गया है, तो जूना खान को, उनके पुत्र और उस ज्योतिषी को दंड दिया गया। उसके 1-2 साल बाद, मतलब 1323 ईस्वी में फिर से तेलंगाना पर आक्रमण करने की कोशिश की। और तेलंगाना का जो शासक था वो था रुद्रदेव। तो रुद्रदेव के साथ उन्हें युद्ध करना था, जूना खान को। तो फिर जब वारंगल को घेर लिया गया तो तेलंगाना को जो है विजय प्राप्त हो गई तेलंगाना पर। और फिर तेलंगाना की विजय के पश्चात उन्होंने तेलंगाना को भी अपने राज्य में विलय कर लिया। अब विलय करने के बाद तेलंगाना का नाम सुल्तानपुर रख दिया गया। अब जो राजा था रुद्रदेव, तो उसके बारे में इतिहासकार कहते हैं कि उसका कोई प्रमाण नहीं मिला कि वो उसकी मृत्यु कैसे हुई। कोई कहता है कि वो भाग गया था, कोई कहता है कि मार दिया गया था। तो वही है कि इसके बारे में कोई पुख्ता प्रमाण जो है प्राप्त नहीं हुए। उसके पश्चात 1324-25 में गयासुद्दीन बलबन ने बंगाल की तरफ रुख किया। बंगाल तो पहले से ही विरोधियों की धरती था, तो वहाँ पे जो सुल्तान थे वो आपस में ही एक दूसरे से लड़ते रहते थे। गयासुद्दीन का जो पुत्र था वो बंगाल का शासक था। और फिर उसके बाद निज़ामुद्दीन के 2 पुत्र हुए, 4 पुत्र हुए, शहाबुद्दीन और उसके बाद नसीरुद्दीन और गयासुद्दीन बहादुर और खितलज खां, ये 4 पुत्र हुए। तो जो गयासुद्दीन बहादुर है
उसे बंगाल की विजय में सफलता प्राप्त हुई। और जो गयासुद्दीन बहादुर है वो जूना खान को सत्ता देने के बाद वापस बंगाल के अभियान के लिए गया। और फिर उसके बाद वहाँ से जब वो वापस आया तो उसने मिथिला पर आक्रमण किया। मिथिला जिसका नाम पहले तेहूती था, तो मिथिला पर उसने आक्रमण किया तेहूती पे। और वहाँ का राजा हरिदेव था। हरिदेव वहाँ से भागकर नेपाल चला गया। उसके बाद सुल्तान को पता चला कि भाई जो उनका पुत्र है जूना खान और निज़ामुद्दीन औलिया, ये दोनों मिलकर सुल्तान के विरुद्ध कोई योजना बना रहे हैं। तो जब सुल्तान को इस बात का पता चला गयासुद्दीन को, तो गयासुद्दीन ने निज़ामुद्दीन औलिया से कहा कि भाई मैं दिल्ली आ रहा हूँ और आप दिल्ली को खाली कर दो। उसने कहा, तो जब इतनी बात का पता चला तो उन्होंने कहा भाई दिल्ली तो अभी काफ़ी दूर है। तो अफ़गानपुर के स्थान पर एक किला बनवाया गया जिसका नाम था तुगलकनामा। तो तुगलकनामा जो किला बनवाया गया था, तो उसमें एक षड्यंत्र रचा गया था कि जिसमें क्या था कि गयासुद्दीन तुगलक को जब वापस आना था तो उस किले में उसने शरण लेनी थी। तो उस किले का दरवाज़ा इस तरीके से बनाया गया था कि भाई जब सुल्तान वहाँ पे जाएंगे तो वो दरवाज़ा जो है गिर जाएगा। तो उसी तरीके से बनाया गया था उसे। और जैसे ही सुल्तान उस दरवाज़े के अंदर प्रवेश करते हैं, दरवाज़ा उनके ऊपर गिर जाता है और सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु के बारे में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। किसी ने कहा कि उनके पुत्र जूना खान ने उनको मरवा दिया। किसी का कहना है कि भाई बिजली गिरने से उनकी मृत्यु हो गई, वगैरह वगैरह। मतलब इनके मृत्यु के बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। मतलब इनका कोई प्रमाण नहीं मिला कि भाई इनकी मृत्यु कब हुई, कैसे हुई, ये सब की इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। साथियों, कुछ चीज़ें मिस हो गई थी इसमें, तो मैं आपको अब लास्ट में बता देता हूँ कि जो बंगाल का शासक था वो था बलबन का पुत्र बुघरा खां। क्या नाम था उसका? बुघरा खां, जो बलबन का पुत्र था। और शमशुद्दीन जो थे वो इसका उत्तराधिकारी था, उसकी भी मृत्यु हो गई थी। और लखनऊती में कुछ सिक्के मिले थे जिसमें कि नसीरुद्दीन और गयासुद्दीन बहादुर की दोनों की अब जो लेख मिलता है, प्रमाण मिलता है, उसमें ये था कि ये दोनों का संयुक्त राज्य जो है शासन चला था बंगाल में। इसके अलावा एक चीज़ और छूट गई थी, वो ये थी कि जो भानुदेव द्वितीय, जो कि उड़ीसा का शासक था, जिसे जायस नगर के नाम से जाना जाता है, उड़ीसा का शासक था वो। और वो उससे भी जो है भानुदेव द्वितीय से भी मदद ली थी गयासुद्दीन बहादुर ने बंगाल की विजय में, और उसे भी हराया गया था, भानुदेव द्वितीय को भी हराया गया था। तो उम्मीद है कि ये जो पूरा टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका होगा। वैसे इसमें जो भी चीज़ें छूट गई थी वो मैंने सारी इसमें कवर कर दी हैं। तो ये जो गयासुद्दीन का जो टॉपिक है वो पूरा जो है वो पूरा हो चुका है। साथियों, नेक्स्ट टॉपिक है मोहम्मद बिन तुगलक। तो साथियों, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आपको बताना चाहूँगा। मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था 1326 से 1351 तक। तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासन शुरू हुआ था, जो कि गयासुद्दीन तुगलक का
जो बड़ा बेटा था जूना खान, उसे मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो कहा जाता था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आपको बताऊं कि ये एक ऐसा शासक था जिसे कि ये काफ़ी पढ़ा लिखा था, काफ़ी इसको अरबी और फ़ारसी का काफ़ी अच्छा ज्ञान था, काफ़ी पढ़ा लिखा था। लेकिन इसने कुछ ऐसे काम कर दिए थे जो कि जिसे कि कह दो कि बेवकूफ़ी वाले, या कईयों ने इसे पागल की उपाधि दे दी थी। तो इस तरह से कई तरह की मतलब इसको जो है नाम दे दिया गया था इतिहासकारों के द्वारा। तो ये एक ऐसा शासक था। दोस्तों क्या होता है कि हमारे देखो कुछ चीज़ें होती हैं कि आप चाहे कितनी भी डिग्री ले लो, चाहे कितने भी ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाओ, लेकिन जब तक आप लोग पढ़ाई के साथ साथ अपने दिमाग का सही तरीके से प्रयोग नहीं करोगे तो वो पढ़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यही हाल इसका भी था। ये पढ़ा लिखा तो बहुत था, लेकिन जो इसकी योजनाएं थी ना, वो योजनाएं इसकी कुछ इस तरीके की थी कि बहुत ही हास्यास्पद कह सकते हैं इसकी योजनाएं थी, क्योंकि इसने कुछ ऐसे फ़ैसले लिए जो कि बहुत ही सल्तनत के लिए भी बहुत ख़राब हुए और सल्तनत के लोगों के लिए भी बहुत हानिकारक हुए। बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई, काफ़ी कुछ इसमें जो है इसका नुकसान हुआ। तो बहुत सारी कुछ योजनाएं जो थी इसने जो चलाई, लेकिन उसका सही तरीके से जो है इसका प्रयोग नहीं कर पाया। इसने काफ़ी धन बर्बाद किया, काफ़ी कुछ जो है इसने बर्बाद कर दिया अपना। तो ये बात थी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो इसके बारे में मैं आगे आपको बताता हूँ।